जय हिंद दोस्तों आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों आज हम सभी पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी जीव विज्ञान के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान देना है, ये जो क्वेश्चंस हैं आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और दोस्तों ये जो प्रश्न हैं ये आपके परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों आपको पूरे प्रश्न बहुत ही ध्यान से पढ़ने हैं। और दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि वीडियो आपको पूरी देखनी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपका पहला प्रश्न है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। आपके ऑप्शन है लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी है यकृत तथा ऑप्शन डी है आपका अमाशय। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा यकृत। दोस्तों ये है आपका एब्डोमिनल वाला पार्ट, इसे जूम करके आप लोग देख लीजिए कि ये है आपका लीवर जिसे हम लोग यकृत कहते हैं। आपको ये ध्यान देना है। दोस्तों आपको और ध्यान देना है कि ये है आपका स्प्लेन जिसे हम लोग प्लीहा कहते हैं हिंदी में। आपको ये भी ध्यान देना है। और दोस्तों आपका स्टमक देख लीजिए, ये जो आपका हल्का सा गुलाबी रंग का है यह स्टमक है। आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों की पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है कि यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब दोस्तों आगे आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि यह हिपेटोसाइट्स नामक विशेष कोशिकाओं से बना होता है। यानी कि जो आपकी यकृत लीवर होती है वह हिपेटोसाइट्स नामक विशेष कोशिकाओं से बनी होती है। और यह मानव शरीर के पेट के दाईं ओर स्थित होता है। आपको ये ध्यान देना है। और दोस्तों इसमें आगे आपको ये ध्यान देना है कि यकृत का जो अध्ययन होता है उसे हिपेटोलॉजी कहते हैं। आपको ये ध्यान देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको ध्यान देना है कि यकृत के अध्ययन को हिपेटोलॉजी कहते हैं। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है। दोस्तों क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चंस आपको एकदम कायदे से पढ़ के तथा उसके ऑप्शन देख के तब आंसर देने हैं। आपको ये ध्यान रहे। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है। आपके ऑप्शन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, ऑप्शन सी है रिलैक्सिन तथा ऑप्शन डी है सभी कथन सत्य है। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा रिलैक्सिन। यानी कि मनुष्य में मादा जनन अंग से रिलैक्सिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आगे आपको ये ध्यान देना है कि रिलैक्सिन हार्मोन अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको ध्यान देना है कि जो रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है वह अंडाशय द्वारा होता है। तथा रिलैक्सिन एक हार्मोन है जो मुख्य रूप से गर्भावस्था के दौरान मानव शरीर द्वारा स्रावित होता है। आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। आपके ऑप्शन है सेरिब्रम, ऑप्शन बी है थायराइड, ऑप्शन सी है सेरिबेलम तथा ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। यानी कि मनुष्य में जो ऐच्छिक गतियां होती हैं उनका नियंत्रण मस्तिष्क के अग्रभाग जो कि सेरिब्रम होता है उससे होता है। आपको ये ध्यान देना है। डायग्राम में आपको ये देखना है कि ये आपका मस्तिष्क का अग्रभाग है जिसके तहत सेरिब्रम स्थित है। इसमें आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों की पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है कि प्रमस्तिष्क जिसे हम लोग अग्र मस्तिष्क भी कहते हैं के सबसे ऊपरी भाग में स्थित होता है आपका सेरिब्रम। और यह बौद्धिक गतिविधियों का स्रोत भी है। आपको ये आगे ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है कि शरीर का तापक्रम कहाँ से नियंत्रित होता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि शरीर का तापक्रम कहाँ से नियंत्रित होता है। आपके ऑप्शन है स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन बी है सेरिबेलम, ऑप्शन सी है हाइपोथैलेमस तथा ऑप्शन डी है पिट्यूटरी। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि शरीर का तापक्रम यानी कि शरीर का टेम्परेचर कहाँ से नियंत्रित होता है। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि शरीर का टेम्परेचर हाइपोथैलेमस से नियंत्रित होता है। आपको ये ध्यान देना है। दोस्तों की पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है कि हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में थैलेमस के नीचे स्थित होता है तथा हाइपोथैलेमस से हार्मोन, तापमान विनियमन, प्यास, भूख, नींद, मनोदशा और शरीर के अंदर अन्य हार्मोनों की रिहाई जैसे शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करता है। आपको ये ध्यान देना है।
दोस्तों अब आपका जो अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। दोस्तों आपके ऑप्शन है कूटपाद, कोशिका मुंह, सिलिया तथा ऑप्शन डी है गुदाद्वार। तो दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कूटपाद द्वारा होता है। आपको ये ध्यान देना है। और दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना है कि इसे सूडोपॉड भी कहते हैं। आपको इसमें डायग्राम में देख लेना है, ये है आपके अमीबा का डायग्राम तथा आप लोग इसमें ये देख लीजिए कि ये है सूडोपॉड। अब दोस्तों आपकी पॉइंट में ये ध्यान देना है कि अमीबा की जो चलन क्रिया होती है वह बड़ी रोचक होती है। इसके शरीर के कुछ अस्थायी प्रवर्ध निकलते हैं जिनको हम कूटपाद, जिसे हम लोग इंग्लिश में सूडोपॉड भी कहते हैं, जो कि इनके नकली पैर होते हैं। आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। आपके ऑप्शन है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन तथा ऑप्शन डी है आपका कैमोटिप्सिन। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा टाइलिन, यानी कि लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। आपको ये ध्यान देना है। अब आपका अगला प्रश्न है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह कौन सी प्रक्रिया है। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास का ग्रहण करता है तथा छोड़ता है उसे क्या कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं श्वसन, श्वासोश्वास, प्रश्वास तथा ऑप्शन डी है निश्वसन। इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जिस प्रक्रिया द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है उसे श्वासोश्वास कहते हैं। आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों की पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है, नासिका द्वारा हवा को फेफड़े तक पहुंचाया जाता है जहां ऑक्सीजन रक्त कोशिकाओं में चला जाता है। आपको ये ध्यान देना है तथा रक्त से फेफड़ों में आया कार्बन डाइऑक्साइड बची हवा के साथ बाहर निकल जाता है। आपको ये भी ध्यान देना है और इस क्रिया को श्वासोश्वास कहते हैं। आपको ये ध्यान देना है, यानी कि आपको ये ध्यान देना है कि जो नासिका द्वारा हवा फेफड़ों तक पहुंचता है वहां से ऑक्सीजन रक्त कोशिकाओं में चला जाता है तथा रक्त से फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड बची हवा के साथ बाहर निकल जाता है। आपको ये भी ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती हैं। आपके ऑप्शंस हैं अमीनो अम्ल, ऑप्शन बी है ग्लूकोज, ऑप्शन सी है वसा अम्ल तथा ऑप्शन डी है सुक्रोज। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः ग्लूकोज का उपयोग करती हैं। आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों की पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है कि ग्लूकोज जो कि सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है ये आपको ध्यान देना है और यह जल में घुलनशील होता है। आपको ये भी ध्यान देना है तथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको ये ध्यान देना है कि इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है C6H12O6। और दोस्तों आगे आपको ये ध्यान देना है कि यह स्वाद में मीठा होता है तथा सजीवों की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। आपके ऑप्शंस है किण्वन, ऑप्शन बी है विसरण, ऑप्शन सी है दहन तथा ऑप्शन डी है आपका प्रकाश संश्लेषण। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा विसरण। अब दोस्तों विसरण को आपको ऐसे ध्यान देना है कि जो आपकी अगरबत्ती होती है वह जलती है तो जो धुआं निकलता है उसे ही आप विसरण कह सकते हैं। इसे ही इंग्लिश में डिफ्यूजन भी कहते हैं। आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आगे की पॉइंट में ये ध्यान देना है, दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांग मिश्रण बनाने की क्रिया को ही विसरण कहते हैं। आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के जनक के नाम से किसे जाना जाता है। आपके ऑप्शन हैं लैमार्क, ऑप्शन बी है डार्विन, ऑप्शन सी है अरस्तु तथा ऑप्शन डी है ट्रेविरेनस। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अरस्तु, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब दोस्तों की पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है कि अरस्तु
जो कि एक यूनानी दार्शनिक थे, वे प्लेटो के शिष्य व सिकंदर के गुरु थे, आपको ये ध्यान देना है। तथा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान देना है कि अरस्तु का राजनीति पर एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसे पॉलिटिक्स के नाम से जाना जाता है, आपको ये भी ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है। दोस्तों आपके ऑप्शन है ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज तथा ऑप्शन डी है प्रोटीन। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सुक्रोज। अब दोस्तों की पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है कि सुक्रोज, जिसे हम लोग आमतौर पर चीनी के नाम से जानते हैं, यह एक डिसैकराइड है और दो मोनोसैकराइड से बना एक अणु ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है, और पौधों में सुक्रोज प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होता है, आपको ये भी ध्यान देना है। और दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर होता है। आपके ऑप्शंस हैं 90/60, 120/80, 200/130 तथा 140/160। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है वह 120/80 होता है, आपको ये ध्यान देना है। दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना है कि इसमें जो आपका 120 है वह पहले होगा तथा 80 बाद में होगा, आपको ये भी ध्यान देना है। जो रक्तचाप को मापने वाला यंत्र है उसे रक्तचाप मापी या तो स्फेग्नोमैनोमीटर कहा जाता है, आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि मनुष्य के मस्तिष्क के सबसे बाहरी झिल्ली है। आपके ऑप्शन है पियामीटर, मीटर, ऑप्शन सी है ड्यूरामीटर तथा ऑप्शन डी है एरेक्नॉइड। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो मनुष्य की सबसे बाहरी झिल्ली है मस्तिष्क की, वह हो जाएगी ड्यूरामीटर। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। अब दोस्तों की पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है कि जो मनुष्य की सबसे भीतरी परत होती है मस्तिष्क की, उसे पायोमीटर बोला जाता है तथा मनुष्य की सबसे बाहरी परत को ड्यूरामीटर कहा जाता है, आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्टिक पाली, घ्राणेंद्रिय पाली, ऑप्शन सी है सेरिब्रम तथा ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा घ्राणेंद्रिय पाली। अब दोस्तों डायग्राम में भी आपको देख लेना है कि जो होता है आपका यहाँ पे दिख रहा है जो लैरिक्स, यही आपका घ्राणेंद्रिय पाली बोला जाता है, आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। आपके ऑप्शन है सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी है सेरिब्रम तथा ऑप्शन डी है आपका स्पाइनल कॉर्ड। तो दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन सा भाग्य है। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मनुष्य के बुद्धि एवं चतुराई का जो केंद्र है वह सेरिब्रम है। अब दोस्तों आप लोग देख लीजिए थोड़ा डायग्राम में भी कि ये जो आपका मनुष्य का अग्र मस्तिष्क है उसी में सेरिब्रम स्थित है तथा जो आपका सेरिबेलम है वह मनुष्य के पश्च मस्तिष्क में स्थित होता है, आपको ये ध्यान देना है। तथा यहाँ पे आपका ब्रेन स्टेम है, आपको ये भी ध्यान देना है। तथा आगे आपको ये ध्यान देना है कि जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है वह यहाँ पे स्थित है, आपको ये भी ध्यान देना है। अब दोस्तों की पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है कि जो सेरिब्रम होता है वह अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। तथा आपको आगे ये ध्यान देना है कि जो पश्च मस्तिष्क होता है उसका भाग होता है सेरिबेलम, जिसे हम लोग छोटा मस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं, आपको ये ध्यान देना है। तथा मस्तिष्क का मुट्ठी के आकार का हिस्सा होता है सेरिबेलम, आगे आपको ये भी ध्यान देना है। और आपको आगे ये ध्यान देना है कि जो सेरिबेलम है वह शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करता है, आपको ये भी ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। आपके ऑप्शन है सोमैटोस्टैनिन के कारण, ऑप्शन बी है ग्लूकागन के कारण, ऑप्शन सी है गैस्ट्रिन के कारण तथा ऑप्शन डी है इंसुलिन के कारण। दोस्तों आपके क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि रक्त में जो ग्लूकोज को नियंत्रित करता है वह इंसुलिन करता है, आपको ये ध्यान देना है। और दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना है कि जो इंसुलिन का स्राव होता है वह पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय से होता है, आपको ये ध्यान देना है।
दोस्तों आप लोग डायग्राम में भी देख लीजिए कि ये है आपका पेट का जो भाग है वह है, तथा इसमें आपका ये है पेनक्रियाज। आपको ये ध्यान देना है। इसी को ये बाहर आपको दिखा दिया गया है, आपको इसमें भी देख लेना है। अब दोस्तों आपको की पॉइंट में ये ध्यान देना है कि यह एक प्रकार का हार्मोन होता है, यानी कि इंसुलिन जो होता है वह एक प्रकार का हार्मोन होता है, जिसे अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज में लैंगरहैंस के आइलेट्स के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, और यह शरीर में प्राकृतिक रूप से बनता है। आपको ये भी ध्यान देना है। जो रक्त में ग्लूकोज के स्तर को संतुलित रखने का काम भी करता है। आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। दोस्तों आपको क्वेश्चन पर स्टार लगाना है कि आपसे पूछा जा रहा है फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। आपके ऑप्शंस है कवक, शैवाल, विषाणु तथा ऑप्शन डी है ये सभी। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि फाइटोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है, जिसे आमतौर पर हम लोग काई के रूप में जानते हैं। आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आगे आपको ये ध्यान देना है कि माइकोलॉजी जो होता है उसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है। कवक के अंतर्गत मशरूम और यीस्ट शामिल होते हैं। आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन सा आता है। आपके ऑप्शन है पोषण, उत्सर्जन, श्वसन तथा ऑप्शन डी है सभी। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जैव प्रक्रम यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस जो होता है उसके अंतर्गत कौन आता है। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंतर्गत ये सभी आएंगे, यानी कि पोषण भी होगा, उत्सर्जन भी होगा तथा श्वसन भी होगा। आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको अगला क्वेश्चन देखना है कि आपसे पूछा जा रहा है कि गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है। आपके ऑप्शन है परजीवी, स्वपोषी, मृतजीवी तथा ऑप्शन डी है परासरणी। तो दोस्तों गोबर छत्ता यानी कि मशरूम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, यह किसके अंतर्गत आता है। तो आपके ऑप्शन जो हैं उसके हिसाब से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मशरूम परजीवी के अंतर्गत आते हैं। आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों की पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है कि जो गोबर छत्ता होता है इसे वास्तव में मशरूम के नाम से जाना जाता है, तथा मशरूम कवक से बना एक मांसल है। आपको ये भी ध्यान देना है। और यह खाने में स्वादिष्ट होने के साथ साथ सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। आपको आगे ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। आपके ऑप्शन है 78%, ऑप्शन बी है 21%, ऑप्शन सी है 4% तथा ऑप्शन डी है 0.03%। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड जो पाया जाता है वह पाया जाता है 0.03%। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों आगे आपको ये ध्यान देना है कि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है तथा 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों की पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है कि शुद्ध और शुष्क वायु में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा ऑर्गन 0.93% तथा कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% तथा हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, नियॉन, जेनॉन आदि अल्प मात्रा में उपस्थित रहते हैं। आपको ये भी ध्यान देना है। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान देना है कि नम वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा 5% तक होती है। आपको ये भी ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है हेलियोफाइट्स, ऑप्शन बी है थियोफाइट्स, ऑप्शन सी है सियोकाइट्स तथा ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो छाया में पनपने वाले पौधे होते हैं उन्हें सियोकाइट्स कहा जाता है। आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन सा है, यानी कि मनुष्य में जो मुख्य श्वसन अंग है वह क्या है। आपके ऑप्शन है फेफड़ा, नाक, ट्रेकिया तथा क्लोम। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग है वह फेफड़ा है। अब की पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है, वायु में सांस लेने वाले प्राणियों का मुख्य सांस लेने का अंग फेफड़ा, जिसे हम लोग फुफ्फुस भी कहते हैं, आपको ये ध्यान देना है। और यह प्राणियों में एक जोड़े के रूप में उपस्थित होता है। आपको ये भी ध्यान देना है। और फेफड़े की दीवार असंख्य गुहिकाओं की उपस्थिति के कारण स्पंजी होता है। आपको ये ध्यान देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि जो फेफड़े की दीवार होती है वो असंख्य गुहिकाओं के कारण स्पंजी होती है। आपको ये ध्यान देना है। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, यानी कि ऐसी कौन सी बीमारी है श्वसन तंत्र से संबंधित है। आपको ये ध्यान देना है। आपके ऑप्शन है डायरिया, टीबी, निमोनिया,
तथा ऑप्शन डी है आपका बी और सी दोनों। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी और सी दोनों, यानी कि निमोनिया तथा टीबी दोनों श्वसन तंत्र से संबंधित है, आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों की पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है कि जो टीबी होता है इसे हम लोग यक्ष्मा, तपेदिक, क्षय रोग या टीबी तथा इसे ट्यूबरक्लोसिस के नाम से भी जाना जाता है, आपको ये ध्यान देना है। और यह आम और कई मामलों में घातक संक्रामक बीमारी है, आपको आगे ये ध्यान देना है, जो कि माइक्रोबैक्टीरिया आमतौर पर माइकोबैक्टीरियम तपेदिक के विभिन्न प्रकारों की वजह से होता है और क्षय रोग आमतौर पर फेफड़ों पर हमला करता है, आपको ये भी ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है हाइपोटेंशन, ऑप्शन बी है पक्षघात, ऑप्शन सी है हाइपरटेंशन तथा ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उच्च रक्तचाप, जिसे हम लोग हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, को क्या कहते, उस अवस्था को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको ध्यान देना है कि जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हाइपरटेंशन, यानी कि उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन कहते हैं, आपको ये ध्यान देना है। तथा आपको आगे ये भी ध्यान देना है कि जो लो ब्लड प्रेशर होता है, यानी कि जो निम्न रक्तचाप होता है, उसे हाइपोटेंशन कहते हैं, आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों की पॉइंट आपको ये ध्यान देना है कि ऐसी स्थिति जिनमें खून धमनी की दीवारों पर बहुत ज़्यादा दबाव डालती हैं उसे हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप कहते हैं, तथा कम रक्तचाप लो ब्लड प्रेशर जिससे बेहोशी या चक्कर आ सकता है क्योंकि दिमाग को जरूरी खून नहीं मिल पाता, उसे हाइपोटेंशन कहते हैं, आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है। आपके ऑप्शन है अमीनो अम्ल, ऑप्शन बी है यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी है यूरिया तथा ऑप्शन डी है अमोनिया। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है, जो मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ है उसे अमोनिया के नाम से जाना जाता है, आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों की पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है कि जो अमोनिया का सूत्र होता है उसे NH3 के नाम से जाना जाता है। अब आगे आपको ये ध्यान देना है कि अमोनिया एक तीखी गंध वाली रंगहीन और हल्की गैस है, आपको ये ध्यान देना है, और यह गैस पानी के साथ तेजी से क्रिया करता है। अमोनिया का सबसे ज़्यादा उपयोग रासायनिक खादों के निर्माण में किया जाता है, आपको ये ध्यान देना है। तो दोस्तों ये थी आपकी वीडियो। दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट करके अवश्य बताएं, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।